हाँ तो दोस्तों, मैं राहुल जैक आप सभी का अपने चैनल पर फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं क्लास 10th के इतिहास का टॉपिक लेकर आया हूँ और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा और बहुत ही सी चीज़ें इसमें सीखने को मिलेगी। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और सुनिए ध्यान से, क्योंकि इतिहास का चैप्टर है तो सुनने वाला चीज़ है। इतिहास सुन के और उसको सीखा जाए। तो आइए कुछ टॉपिक हल करते हैं। कम से कम 20 हल करेंगे क्वेश्चन आज ऑब्जेक्टिव। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, याद आने वाला है, हमेशा आता है। तो 1885, 1874, 1815, 1889, 1789, तो ये चीज़ें हैं। तो ये कब हुई थी तो आप बता सकते हैं, आप सोच लीजिए पहले, हम अब बताते हैं, ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। 1789 ईस्वी में हुई थी फ्रांसीसी क्रांति और इससे संबंधित बातें बताते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के बाद ही मतलब राष्ट्रवाद का उदय अगर किसी को माना जाता है। राष्ट्रवाद के उदय कब हुआ था अगर कोई पूछेगा, जैसे राष्ट्रवाद मतलब कि अपना राष्ट्र हो, हमारा राष्ट्र हो, हमारा देश हो। जैसे हम लोग गुलामी में थे तो उससे आगे बढ़ने के लिए मतलब ये राष्ट्रवादी चाहिए। तो राष्ट्रवाद एक धारणा है, ये भी एक सवाल है जिसमें सामाजिक तौर पे क्या मिलता है, देश के हैं एकत्व हैं। तो राष्ट्रवाद का उदय इसी क्रांति से माना जाता है, फ्रांसीसी क्रांति से। फ्रांस में ये क्रांति जब 1789 ईस्वी में फैली, इसके बाद इतना भूकंप जैसा फैल गया, ठीक है। तो ऐसे है, देखिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1815 के वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की। मेजबानी का मतलब क्या होता है? मेजबानी का मतलब होता है होस्ट। इंग्लिश में इसको होस्ट बोलते हैं। होस्ट मतलब जैसे कि कोई, मान लीजिए आपके मंच पर, आपके गांव में कोई प्रोग्राम होता है तो उसके मंच पर कुछ माइक लेकर बोलने वाले होते हैं। जैसे कपिल शर्मा शो देखेंगे तो कपिल बोलता है तो क्या है, कहीं जाता है बोलने के लिए, तो होस्ट है, मेजबान है। तो ये वियना सम्मेलन हुआ 1815 में। वियना कहाँ है तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है एक। ये भी सवाल है, एक सवाल से हम लोग जोड़ते चलते हैं, ठीक है। अच्छी तरह से सुने, ध्यान लगाकर और सीखें। वियना क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है और ऑस्ट्रिया में ये सम्मेलन हुआ। किसके लिए? तो सम्मेलन हुआ था ये शांति के लिए, जो युद्ध हो रहा था उसको शांति के लिए ये सम्मेलन हुआ था, जिसमें ब्रिटेन, रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया में 4-5 देश शामिल थे और इसको सफल बनाने में साथ दे रहे थे वियना सम्मेलन में। तो इसमें मतलब कुल मिलाकर बात हो रहा था शांति का। तो वियना सम्मेलन ऑस्ट्रिया का जब राजधानी है तो ऑस्ट्रिया का उस समय चांसलर था। ऑस्ट्रिया का चांसलर क्या था, कौन था? मेटरनिख। वही क्या किया, इसका कार्यभार संभाला, मेजबानी किया, यानी कि इसका ऑप्शन होगा मेटरनिख, ठीक है। चलते हैं आगे। उसके बाद है यंग यूरोप संस्था की गठन किसने की थी। तो ये भी आपको जानना है, और कब की थी ये भी आपको जानना है। तो देखिए बताते हैं, आप अभी सभी सोच लीजिए होंगे, सोच लिए हैं तो चलिए हम बताते हैं। 1834 ईस्वी में हुआ था। 1830, 1839, 1832 नहीं होगा। और किसने किया था ये भी सवाल है। तो यंग यूरोप का स्थापना मेजिनी ने किया था। अब बात बताइए, मेजिनी ने किया था और यंग इटली का भी स्थापना इसी ने किया था। देखिए, एक चीज़ों से जब तक जोड़ के नहीं हम लोग सीखेंगे, एक क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से बहुत सारी क्वेश्चन जोड़कर ऐड करके नहीं सीखेंगे तो नहीं चलेगा काम। तो एक दूसरे से जोड़कर सीखा जाए। यंग यूरोप और यंग इटली दोनों का स्थापना इसने मेजनी ने किया था, ठीक है। और यंग इटली जो है, यंग इटली का स्थापना 31 में किया था। 1831 इसमें ऑप्शन में नहीं है, 1831 में किया था। 31 में यंग इटली का स्थापना किया था, यहाँ पे लिख देते हैं 31 में। और 34 में ये क्या किया, यंग यूरोप का स्थापना किया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं, कह रहा है कि नेपोलियन का पतन कब हुआ था। नेपोलियन का पतन कब हुआ था? देखिए, नेपोलियन का पतन आज जब 1815 में, अभी क्वेश्चन नंबर पढ़ा रहे थे हम, वियना सम्मेलन 1815 में हुआ ना। तो उस समय वहाँ के जो राजा था यूरोप में वो नेपोलियन था। और जब वियना सम्मेलन हुआ, शांति कायम हुआ, तो वहाँ से जो नेपोलियन का क्या हो गया, अंत हो गया। लेकिन अब वहाँ से कौन सा युग स्टार्ट हो गया, तो मेटरनिख वहाँ का मतलब कि कार्यभार संभालने लगा। तो मेटरनिख
वहाँ का आगे युग हो गया। मतलब नेपोलियन युग का अंत उसी समय हुआ जब वियना सम्मेलन हुआ। यानी कहने का अर्थ है कि 1815 ईस्वी में हुआ। वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 में। और उसी के बाद नेपोलियन का क्या हो गया? अंत हो गया और मेटरनिख युग आगे चला गया। तो मेटरनिख का युग आरंभ भी हो सकता है। ये दोनों सवाल बन सकते हैं। मेटरनिख युग का आरंभ कहाँ से हुआ? 1815 से। दूसरा सवाल कि नेपोलियन का पतन कब हुआ? तो 1815 से, वियना सम्मेलन से। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। और आप सभी जानते हैं, अभी लाइक शेयर कर देंगे आप, तो उम्मीद है कि आप सभी लाइक शेयर कर देंगे और सीख रहे हैं। सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, दूसरों को भी सिखाएं। सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है मेरे भाई। चलिए आइए देखते हैं आगे। इटली के एकीकरण। इटली के एकीकरण कब संपन्न हुआ? समय देते हैं आपको। इटली का एकीकरण कब संपन्न हुआ? तो देखिए, आप लोग सोच लीजिए। 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था, अभी बताए थे। तो 1871, 1830, 1862, 1871 में हुआ इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण मतलब कि इटली बहुत सारे भागों में, टुकड़ों में बटा हुआ था। तो उसका मतलब सब लोग मिल के क्या कह रहा है, उसको एकजुट बनाया। जैसे भारत भी हमारा बहुत से भागों में बटा हुआ था, और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन ने मिलकर बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो सबको मिलाने का काम किए हैं। राजस्थान सब ये सब अलग होने वाला था, तो ये सब मिलाने वाले हैं। तो ये एकीकरण किए थे। अब दूसरा सवाल यहाँ से होता है कि इटली के एकीकरण में कौन कौन से लोग भागीदारी थे? मतलब कौन कौन से लोग थे जो इटली को एकीकरण कराने में मतलब अपना अहम भूमिका निभाई और मतलब जोर शोर से लगे रहे, उसको एकीकरण कराए? तो ये भी सवाल है। तो हम बता देते हैं कौन कौन से शामिल थे। जैसे मेजनी थे, मेजनी का बात हो रहा था। काउंट काबूर था, गैरीबाल्टी थे, गैरीबाल्टी और विक्टर इमैनुअल भी थे। विक्टर इमैनुअल उस समय राष्ट्रपति थे शायद वहाँ के। तो ये है, तो ये भी हो सकता है। तो कौन कौन थे? मेजनी, काउंट काबूर, गैरीबाल्टी, ये आता है। कौन कौन से इटली के एकीकरण में थे? तो मेजनी, काउंट काबूर, गैरीबाल्टी। चलिए आगे चलते हैं, 6 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। कह रहा है कि जर्मनी के संसद को क्या कहा जाता है मेरे भाई? तो जर्मनी के संसद को आप लोग बताइए, हम थोड़ा समय लेते हैं। तो जर्मनी के संसद को हम बता देते हैं अब क्या कहा जाता है। तो जर्मनी के संसद को डायट कहा जाता है। ठीक है, जार किसको कहा जाता है? तो रूस के सम्राट को जार कहा जाता है। पॉप किसको कहा जाता है? ये भी राजघराने का शायद है। पॉप उसी में का है। ठीक है, राजघराने का। अजूर के ये जो है रूस का सम्राट जो है, ये भी आने वाला सवाल है। रूस का सम्राट को क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। लेकिन जर्मनी के संसद को डायट कहा जाता है। संसद अभी भी संसद है। हमारे भारत के जो भी आयोग चलते हैं वो सब संसद से चलते हैं। ठीक है, तो संसद है। तो ये होता था। चलिए आगे चलते हैं। कार्बोनरी एक संगठन थी, ठीक है, जिसमें मेजनी का संबंध था इससे। तो ये भी सवाल है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से था। तो चलते हैं आगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट, ये थोड़ा लिखा जाता है उल्टा सीधा, उस पर ध्यान दीजिएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो आप लोग सोचिए कब हुई थी। 11 मई 1871, 15 अगस्त 1871, 11 मई 1866 और 10 मई 1871। तो कब हुई थी? तो इसके बारे में हम बताते हैं थोड़ा, तब तक आप सोचिए कब आंसर होगा। देखिए, ये फ्रैंकफर्ट की संधि क्यों हुई? तो सेडान की लड़ाई हुई थी। सेडान का युद्ध हुआ था कब? 1870 में, 19 जून 1870 को। 1870 में सेडान की लड़ाई हुई थी किसके? तो नेपोलियन जो था, नेपोलियन उस समय फ्रांस का राजा था। अब फ्रांस का राजा था वो किस पर? 1870 है उसमें फ्रांस का राजा था, और वो प्रसा पर क्या कर दिया? युद्ध छेड़ दिया। ठीक है, तो ये क्या कर दिया? युद्ध की घोषणा कर दी। किसने? नेपोलियन ने, प्रसा के ऊपर। अब प्रसा के ऊपर कर दी तो उसी में जो फ्रांस था, जो नेपोलियन था, उसकी बहुत बुरी तरह से उसकी हार हो गई उसमें से। ठीक है, और उसमें से उसकी बहुत बुरी तरह नेपोलियन की हार हुई। नेपोलियन जो फ्रांस का था, कहाँ का था? फ्रांस का शासक था, जिसकी बहुत बुरी तरह हार हो गई। तो उसी के बाद जब वो युद्ध हुआ, बहुत हार हुआ, तो उसके बाद ये 1870 में युद्ध हुआ। 1871 में 10 मई 1871 को एक संधि हुआ, फ्रैंकफर्ट की संधि। संधि मतलब उन दोनों राज्य को बुलाया गया, समझाया गया कि नहीं, लड़ाई झगड़ा ठीक नहीं है, मान जाओ ना। तो ये 10 मई 1871 को उन दोनों को बुलाया गया।
अब बुलाकर इस संधि द्वारा उसको क्या किया गया, लड़ाई को बंद किया गया कि नहीं भाई आप अपने शांति स्थापित कीजिए, अपना शांति बनाइए। ठीक है, तो ये कब हुई, 10 मई 1871 को। किसके लिए हुई, तो फ्रांस और जो प्रसा का बीच जो युद्ध था उसी के लिए हुई। ठीक है, फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध था सेडान का। किसका, तो सेडान का लिख देते हैं, सेडान का युद्ध था फ्रांस और प्रसा के बीच। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि सोडेवा का युद्ध किसके खिलाफ थी, देखिए वही बात हो गया, ये भी किसके खिलाफ थी, तो ये भी प्रसा के खिलाफ। सेडान का युद्ध भी प्रसा के खिलाफ। ये कब था, ये जो सोडेवा का युद्ध है ये भी प्रसा के खिलाफ था, और ये कब था, तो ये 1866 ईस्वी में था। ये मतलब कहने का अर्थ है कि सेडान के युद्ध से ये पहले युद्ध हुआ है। कौन, सोडेवा वाला, सोडेवा का युद्ध जो है पहले युद्ध हुआ है, और ये 1866 ईस्वी में हुआ है लगभग। ठीक है, तो ऐसा इसको याद करना है, एक दूसरे से जोड़ते चलते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। आप सभी सर्च कर सकते हैं और ऐसे क्लासेज को सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो 9 नंबर सवाल कहते हैं कि इटली किस महादेश के अंतर्गत है। ये बहुत बढ़िया सवाल है और आप सभी हमको लगता है कि जानते होंगे, इसमें कोई ज़्यादा बताने वाली चीज़ नहीं है। ये यूरोप महादेश में आता है। हम लोग किस में आते हैं, भारत किस में आता है भाई, तो एशिया में आता है, इसमें भारत है। ठीक है, भारत एशिया महादेश में आता है, ये यूरोप महादेश में आते हैं। इटली जर्मनी जितने भी चीज़ें हैं सभी यूरोप महादेश में आते हैं। चलिए ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। इसमें भी कुछ समझाने वाली बातें नहीं हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, आप सभी देख सकते हैं, बिस्मार्क, नेपोलियन, लुई अठारहवां, नेपोलियन बोनापार्ट। तो कौन है, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ये ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेपोलियन तृतीय दिया है इसमें तो नहीं दिया है, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ठीक है, बिस्मार्क की बात होगी, हमेशा बिस्मार्क की बात होगी। चलते हैं आगे, चलते हैं 1811 नंबर सवाल पे। कह रहे हैं कि 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ वो कहाँ हुआ था। 1870 में, अभी हम बताए लगभग हम ये सवाल का आंसर दे चुके हैं, आप सभी बताइए। तो सेडान, फ्रैंकफर्ट, साइडन, रूस, कहाँ हुआ था 1870 में भाई, तो फ्रांस और प्रसा के बीच सेडान में हुआ था। बताए ना अभी, इस 1870 में 19 जून 1870 को सेडान में हुआ था। उसी के बाद फ्रैंकफर्ट संधि हुई ना। चलिए चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सेडान। चलिए देखिए 12 नंबर सवाल। गैरिबाल्टी की जीवनी किसने लिखी थी। बहुत ही बढ़िया सवाल है, खूबसूरत। मेजनी ने लिखी, मुसोलिनी ने लिखी, लाला लाजपत राय ने लिखी, विक्टर इमैनुअल ने लिखा। कौन से लोग लिखे हैं, चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो ये गैरिबाल्टी जो थे, इनके जीवनी की अगर बात करें तो ये तो पेशे से नाविक थे, नाव चलाते थे। गैरिबाल्टी नाव चलाते थे, इसलिए उनको नाव, हम लोगों की तरफ उसको मलाह बोला जाता है। मलाह जो नाव चलाता है, पानी में रहता है, लेकिन उनका नाविक बोला जाता था। बहुत ही हम भी उनसे प्रभावित हैं, क्योंकि इनको 2 प्रांत मिला था जीतने के बाद, जब ये जीते थे। लेकिन इन्होंने सारा प्रांत त्याग कर क्या किया कि एक साधारण जीवन व्यतीत करने लगे। तो ये जो त्याग की क्षमता है ना, इसको याद करने के लिए हम लोग को लगता है कि उनकी जीवनी पढ़नी चाहिए। तो गैरिबाल्टी की जीवनी आप सभी पढ़ लीजिएगा, नहीं तो हम बताएंगे आगे। ठीक है, तो ये किसान की भांति एक जीवन अपना जीने लगे थे। तो अब बताया जाए कि गैरिबाल्टी को किसकी जीवनी लिखा है, तो बताते हैं लाला लाजपत राय ने इनकी जीवनी लिखी है। लाला लाजपत राय ने इतना मतलब कि उनका प्रचारित किया, प्रभावित हुए कि उनका जीवनी लिखे ना। तो चलिए अब चलते हैं। विक्टर इमैनुअल तो वहाँ के शासक थे, ये भी बात याद रखिए, वो वही दे रहे थे उनको प्रांत जीतने के बाद। चलिए देखते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। काउंट कबूर का मृत्यु कब हो गया भाई, तो इनका मृत्यु कब हो गया, 1871, 1870, 1860, 1862, कब इनका मृत्यु हो गया भाई, 1862 में हुआ था, 1870 में नहीं, 1860 में नहीं, 1862 ईस्वी में इनका मृत्यु हुआ। उसके बाद क्या हुए, इटली का एकीकरण आई थिंक नहीं देख पाए, क्योंकि 1871 में इटली का एकीकरण हुआ, जबकि भागीदारी बहुत रही है काउंट कबूर की किसमें, इटली के एकीकरण करने में, लेकिन ये देख नहीं पाए, पहले ही चल बसे हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। क्वेश्चन 14 नंबर पर, बिस्मार्क ने निम्न में से किसका अवलंबन किया। बिस्मार्क का संबंध किससे था, आप सभी इसको, हमको लगता है कि जो पढ़ रहा है लड़का वो जान रहा है। रोटी दो किनारे तो ये नहीं दिए थे, लाल सेना का गठन भी नहीं किए थे, लाल सेना का गठन आई थिंक मेजनी ने किए थे। रक्त एवं लौह, बाइबिल भी इनका रचना नहीं है। इसका मतलब है कि रक्त एवं लौह जो है
इनका रचना है। अवलंबन किया था बिस्मार्क ने किसका? रक्तम लौह का। अब चलते हैं आगे 15 नंबर सवाल पे। कह रहा है कि रूसी क्रांति के पहले रूस में किस वंश का शासक था? रूसी क्रांति कब हुआ ये बताया जाए पहले। रूसी क्रांति हुआ 1917 में। 1917 में। इसके पहले 1917 के पहले कौन सा वंश का वहां पे स्थापना था, शासन था? रोमनोव वंश, शुंग वंश, राजवंश, आर्यवंश, ये सब वंश है, वंशज का नाम है। तो किनका शासन था? तो इसका आंसर होगा, आप सभी सोच लीजिए, इसका आंसर होगा रोमनोव वंश। 1917 के पहले किस वंश का शासन था? तो रोमनोव वंश का था। चलिए चलते हैं आगे, चलते हैं बहुत ही रिलेटेड सवाल, क्वेश्चन नंबर 16। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था भाई? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ नहीं दिया है, कब हुआ था? तो वो भी सवाल हो सकता है, ये हमेशा ये आया हुआ सवाल है। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? हाँ तो बताइए। 1 मई 1818, 3 मई 1818, 5 मई 1818, 5 मई 1881। तो इनका जन्म हम बता देते हैं अब। 5 मई 1818 को कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में, ये भी सवाल आता है, जर्मनी में हुआ था। ठीक है। तो कार्ल मार्क्स भी एक बड़ी हस्ती के नाम है, इतिहास उठाकर देखिएगा तो। ठीक है, ये भी बहुत सारे काम किए हैं। तो कार्ल मार्क्स के जन्म था। इनके ये भी सवाल आ सकता है कि इनके बचपन के मित्र का क्या नाम था? तो जेनी नाम था, जिससे इनका शादी हुआ था। ठीक है, तो चलते हैं आगे। 5 मई 1818, चलो ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल जो है, कार्ल मार्क्स के बारे में आ गया ना, दास कैपिटल नामक एक पुस्तक की रचना की थी उन्होंने। तो कब किया था इन्होंने? दास कैपिटल का रचना कब किया? तो ये सवाल आप लोगों को बताना है, बताइए। दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना कब की थी? तो 1865, 1867, 1868, 1843। तो इसका आंसर होगा 1867 ईस्वी में। 1867 ईस्वी में इसी दास कैपिटल को एक और नाम से जाना जाता है, वो थोड़ा जान लीजिए। इसको समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। समाजवादी जो है उसका बाइबिल कहा जाता है। अच्छा, बाइबल जो है ग्रंथ है एक, तो मतलब बाइबल के नाम से जाना चाहिए, ऐसा ही एक पुस्तक लिखे हैं कि बाइबल के नाम से जाना, थोड़ा लिखा जाता है गलत। ठीक है, समाजवादियों का बाइबल के नाम से जाना जाता है किसको? दास कैपिटल नामक पुस्तक को, जिन्होंने ये लिखे थे 1867 ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं आगे। कह रहा है कि कार्ल मार्क्स को, अभी कार्ल मार्क्स से चल रहा है आंसर, कार्ल मार्क्स हो गया है, उससे कोई घबराने की बात नहीं है। कार्ल मार्क्स को फ्रेडरिक एंगल्स से मुलाकात कब हुई? फ्रेडरिक एंगल्स जो थे ये कार्ल मार्क्स के बहुत ही अच्छे दोस्त, बहुत ही गहरा मित्रता नहीं होता है, गहरा मित्रता, जीवन भर ये लोग अपने साथ रहे हैं, जीवन भर मृत्यु तक ये अपने साथ में रहे हैं, और बहुत ही गहरी दोस्ती थी इन लोगों के पास। तो ये दोस्त जो थे फ्रेडरिक एंगल्स, इनसे मुलाकात कहाँ हुई, कब हुई? तो जर्मनी में हुई, पेरिस में हुई, रूस में हुई, फ्रांस में हुई, कब हुई? तो बताइए आप लोग। तो हम बताते हैं अब। इनकी जो मुलाकात हुई थी ये 1844 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? पेरिस सम्मेलन में, पेरिस में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? पेरिस में हुआ था 1844 ईस्वी में। देखिए दो को सवाल आप याद करते चलिए, कब हुआ? तो 1844 में। कहाँ हुआ? तो पेरिस में हुआ था। चलिए चलते हैं 19 नंबर सवाल पे। आ गया सवाल, देखिए पेरिस सम्मेलन कब हुआ। अच्छा, जो ये जो समझ रहा होगा वो हमको लगता है मार देगा। ठीक है, तो पेरिस सम्मेलन कब हुआ? पेरिस में, हाँ तो चलिए कब हुआ बताते हैं। 14 जुलाई 1889, 14 जुलाई 1888, 12 जुलाई 1888, 12 जुलाई 1889। तो ये सम्मेलन जब हुआ तो कब हुआ? तो 14 जुलाई 1889 को। ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। ये जो हुआ था इसमें कितने देश भाग लिए थे? तो 400 प्रतिनिधि जो थे भाग लिए थे, प्रतिनिधि। ठीक है, 20 देश के 20 देश ये प्रतिनिधि हैं। और इसमें ही ये मतलब निष्कर्ष निकाला गया कि 1 मई को इसी सम्मेलन में, किस पेरिस सम्मेलन में ये निष्कर्ष निकाला गया कि मजदूर दिवस मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा? मजदूर दिवस। ये अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, न कि केवल एक देश के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सभी देश के लिए। तो इसी सम्मेलन में हुआ कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। कह रहा है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस किसकी रचना है भाई, थोड़ा बता दो। वार एंड पीस किसकी रचना है?
हाँ तो चलिए बताते हैं। वार एंड पीस किसकी? कार्ल मार्क्स, दोस्तोवस्की, टॉल्स्टॉय, एंगल्स उसका दोस्त था कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स ये दोस्त थे दोनों। तो इसका आंसर होगा सी, टॉल्स्टॉय ने वार एंड पीस की रचना की थी। ठीक है, तो आप सभी अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किया कीजिए, और सब कुछ आसान है, और दूसरे से शेयर कीजिए। देखिए ये मेरे द्वारा कुछ लिखी गई है। न पढ़ने का बहाना तो बहुत है आपके पास, न पढ़ने का बहाना तो बहुत है आपके पास। क्या आपके पास कोई पढ़ने का बहाना है? कि न पढ़ने का तो बहाना है कि अरे यार हम यहाँ चले गए थे, नानी बीमार थी, आजी बीमार थी, कुछ भी हो सकता है। न पढ़ने का बहाना तो बहुत सारा है। क्या आपके पास पढ़ने का बहाना है कि नहीं हमें कुछ भी है, हमें पढ़ना है, पढ़ने का कुछ बहाना ढूंढिए कि नहीं हम जा रहे हैं, दो को याद करना है, 4 को याद करना है, ये बनाना है, वो बनाना है, तो आप सफल हो जाएंगे। अगर आपके पास ये बहाना होगा पढ़ने के तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।